सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हम लोग यूकैरियोटिक सेल से बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन इसका ऑलरेडी पढ़ लिया था। सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपको फिगर ए दिखाया हुआ है, फिगर 8.3 का पार्ट है, इसके अंदर आपको एनिमल सेल दिखाया हुआ है। ठीक है। अब एनिमल सेल के अंदर आप ध्यान से देखिए, आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई हुई है। ठीक है, सेल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल के, वो आपको दिखाए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल वॉल देखने मिल रही है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? बेसिकली इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जस्ट अ मिनट, डायग्राम बहुत ध्यान से देखना आप लोग। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ठीक है, सेल्यूलोस से बनी हुई होती है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है मिडल लैमेला। ठीक है, अब जो मिडल लैमेला होता है ना, ये क्या होता है? बेसिकली इट इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर होती है एंड इट इज रिच इन कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, लिख दें इसके बारे में, रिच इन कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, चलो उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट लेयर को देखें तो हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करें। साइटोप्लाज्म आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, एंड मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं। उसके बाद आपको न्यूक्लियस देखने मिल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पे है? ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इट कंटेन्स डीएनए। ठीक है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यार ये राइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रही है इस पे? जस्ट अ मिनट। ओके, अभी देखते हैं, रुकिए जरा। कंटेन्स डीएनए, अभी ठीक आ रहा है ना? सो न्यूक्लियस जो होता है, इट कंटेन्स डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है? इट इज द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस होता है ना, इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बाद में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिल रहे हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? इट हैज राइबोसोम्स। ठीक है, इट हैज राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट सरफेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कोई भी राइबोसोम्स देखने नहीं मिलते। ठीक है, न्यूक्लियस की ठीक है, इनकी बात हो गई। ओके, ये हो गया। ओके, न्यूक्लियस की बात हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस से सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, वो हमने बात कर ली ऑलरेडी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं गोल्जी एपेरेटस को। ठीक है, गोल्जी एपेरेटस क्या होता है? बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ठीक है, देखो इनके बारे में ना अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग किसको देखेंगे? इसके बाद में हम लोग बात करते हैं राइबोसोम्स की। ठीक है, एंड राइबोसोम्स, यस, दीज आर द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स भी आपको दिख गए हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, लिख देते हैं, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज द पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एम्प्टी करके मैं लिख देती हूँ, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा, ये जो नोट्स रहेंगे ना, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ फोटो फोटोसिंथेसिस। ओके, ठीक है, चलो, ओके। उसके बाद में लाइजोसोम्स की और वैक्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है? अच्छा, वैक्यूल टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक है। और जो लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो लाइजोसोम्स होते हैं उनके पास में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होते हैं? बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, ओके। अब क्या क्या बच गया? प्लाज्मोडेस्माटा, माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेरोक्सीसोम्स, यही बच गए। अच्छा, ठीक है। अब पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं? वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं। पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं। एंड प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो सेल टू सेल कनेक्शन के लिए यूजफुल होता है, ठीक है, सेल टू सेल कनेक्शन के लिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल की, ठीक है। अब एनिमल सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? एनिमल सेल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। हेयर नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, हेयर नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद में अच्छा आपको क्या देखने मिल रहा है? उसके बाद में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा प्रेजेंट, ठीक है। फिर आपको क्या देखने मिल रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखने मिल रहा है, एंड आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखने मिल रहा है, ठीक है। ऊपर इनके बारे में हमने बात कर ली है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं दोबारा से उसको नहीं लिखूंगी, ठीक है। जो डिफरेंट होंगे कंपोनेंट्स, ठीक है, उनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमने आगे बहुत डिटेल में बात करनी है। गोल्जी अपैरेटस हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। राइबोसोम्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, हम लोग गोल्जी अपैरेटस को देख चुके हैं, एंड हम लोग राइबोसोम्स को भी देख चुके हैं ऑलरेडी ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिल रहा है, लाइजोसोम्स भी देखने मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? पेरोक्सीसोम्स देखने को मिल रहा है, सेंट्रियोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब पेरोक्सीसोम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस भी टेक्स प्लेस करती है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस दे टेक्स प्लेस इन पेरोक्सीसोम्स, ठीक है। उसके बाद में जो सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, दिस इज ओनली इन एनिमल सेल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है। जो सेंट्रियोल होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है। एंड माइक्रोवेलाई आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। माइक्रोवेलाई ऊपर आपको नहीं देखने मिल रही थी। ये क्या करती है? बेसिकली द इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और इनके क्या फंक्शन होते हैं हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गई बात यहाँ पर इन डायग्राम्स की। अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल को हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स को हम लोग देखेंगे और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द इन्वेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s, यानी कि जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर था ना, ठीक है, जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद स्टडी किया गया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane, ठीक है। यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल स्टडीज की गई स्पेशली इन आरबीसीज, ठीक है, ह्यूमन आरबीसीज के अंदर, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? बेसिकली वहां से ही क्या पता लगाया गया? जो पॉसिबल स्ट्रक्चर था ह्यूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको वहां से पता लगाया गया।
These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. Now this is important. ठीक है, cell membrane is majorly composed of lipids and proteins. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. ठीक है, यानी कि phospholipids जो होते हैं, ठीक है, they are arranged in bilayer. ठीक है, चलो. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. ठीक है, यानी कि जो टेल होती है that is hydrophobic in nature. ठीक है, एंड ये जो होती है ये टूवर्ड्स द इनर पार्ट होती है. ठीक है, इट इज टूवर्ड्स द इनर पार्ट. एंड जो हेड होता है, ठीक है, क्या होता है बेसिकली लिपिड्स जो होते हैं. ठीक है, हेड के ऊपर क्या होते हैं बेसिकली लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड वो क्या होते हैं बेसिकली टूवर्ड्स द आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दैट मीन्स जो आउटर साइड होगी दैट इज हाइड्रोफिलिक. ठीक है, okay. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. ठीक है, अब इससे क्या बात इंश्योर होती है कि जो नॉन पोलर टेल है, ठीक है, टेल क्या है हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स वो नॉन पोलर है. ठीक है, हेड पार्ट जो है वो पोलर है. ठीक है, तो इससे क्या इंश्योर होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी जो टेल्स है वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल. ओके, चलो फिगर 8.4 देखें अब एक बारी. फिगर 8.4 अब आप देखो, यहाँ पर आपको फ्लूइड मोजेक मॉडल दिखाया हुआ है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखने मिल रही है, ऊपर हमने पढ़ा अभी. पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको देखने मिल रहे हैं, दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन. दिस इज द शुगर पार्ट. ठीक है, दिस इज द शुगर पार्ट. एंड कोलेस्ट्रॉल भी आपको मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, आपको वहां पर क्या मिलता है बेसिकली, कोलेस्ट्रॉल भी वहां पर मिलता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है टेल एंड दिस इज द हेड पार्ट. ठीक है, हेड पार्ट जो होता है दिस इज पोलर. ठीक है, एंड जो टेल पार्ट है, ठीक है, जो टेल पार्ट होता है दैट इज नॉन पोलर. ठीक है, दैट इज नॉन पोलर. ठीक है, और वो क्या होता है बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है. इनर देखने मिल रहा है. ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखने मिलता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखने मिलता है. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. चलो ब्लू पे ही रहने देते हैं. दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrates. ठीक है, यानी कि बाद में पता चला कि वहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है. The ratio of protein and lipid vary considerably in different cell types in human beings. The membrane of the erythrocyte has approximately 52% proteins and 40% lipids. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आई वुड से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, यानी कि एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन के अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ease of extraction, the membrane proteins can be classified as integral and peripheral. अब देखो पेरिफेरल प्रोटीन आपको देखने मिल रहे थे ऑन द सरफेस, और इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल यानी कि इनसाइड प्रेजेंट है. ठीक है, या तो वो क्या होंगे पार्शियली या फिर टोटली दे आर बरेड इन द मेम्ब्रेन. ठीक है, आइदर दे आर पार्शियली और दे आर टोटली बरेड इन द मेम्ब्रेन. ठीक है, अब इसको मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर
हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे और पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको वहां पर देखने मिलेंगे, ठीक है। चलो, ओके, अब आगे देखते हैं। एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। फिगर 8.4 में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। यहीं पे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था। अब देखो, इसको क्या बोला गया, फ्लूइड मोजेक मॉडल बोला गया। अब इसका मतलब क्या होता है, द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, ध्यान से समझो इस बात को। जो आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो आपका मेम्ब्रेन है, जस्ट अ मिनट, यस, ओके, हाँ। सो आपको क्या बोला हुआ है, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। अब क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब आप लोगों को पता है, क्वासी फ्लूइड का मतलब, क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब ये हो गया, समवेयर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, अब जो लिपिड है उसका नेचर जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इट इज समवेयर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन है वो बाइलेयर के अंदर लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो बाइलेयर के अंदर लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो ये एबिलिटी होती है ना टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इसको फ्लूइडिटी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, जो प्रोटीन्स हैं क्या कर सकते हैं बेसिकली, लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स है दे कैन शो लेटरल मूवमेंट्स, ठीक है, विद इन द बाइलेयर, ठीक है। एंड इसको फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. ठीक है। One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it. अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ, ठीक है। चाहे वो इधर है चाहे फिर वो इधर है, ठीक है, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, बट इट इज सिलेक्टिवली permeable. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. Very very important, ठीक है, this is very very important for you। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जहां पर किसी भी तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बताया हुआ, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो सकता है, ठीक है। इट कैन हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस की एक खास बात क्या होती है, ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट है दैट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलेयर, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स जो है
वो क्या है बेसिकली, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से तो पास नहीं हो सकते हैं। सो वहां पर एक कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वहां पर क्या रिक्वायर्ड होता है, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो सके, फैसिलिटेट हो सके। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, हाइयर टू लो। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसको अच्छा किसी और कलर से हाईलाइट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। एंड इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजों की काफी अच्छे से बात की, ठीक है। हमने बात किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात की हमने, किसने प्रपोज किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की दो टाइप के प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन विच आर एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने बात की एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल को, ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं, कलर चेंज करके लेट्स टेक ग्रीन। As you may recall, a non-living rigid structure called a cell wall form an outer covering for the plasma membrane or fungi or plant, ठीक है। यानी कि ये जो सेल वॉल है इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जो फंजाई और प्लांट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, ठीक है। इट बेसिकली फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। It not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. ये इसके functions हैं and इसकी properties है, so ये बहुत आपके लिए important हो जाता है। Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, अच्छा इसको highlight कर लेते हैं। एल्गल सेल वॉल जो होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होगी, ठीक है, प्लांट्स की जो सेल वॉल होगी इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल दैट इज द प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। It is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell, ठीक है। यानी कि क्या होती है, एक यंग प्लांट सेल, ठीक है, कि जो सेल वॉल होती है उसको प्राइमरी सेल वॉल भी बोला जाता है, प्राइमरी वॉल बोला जाता है। इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, अब जब सेल मेच्योर हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है एंड वहां पर क्या हो जाता है, सेकेंडरी वॉल जो है वो बेसिकली फॉर्म हो जाती है, ठीक है। Middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. हमने ऊपर बात की थी, मैंने आपको ऊपर बताया था। Cell wall and middle lamella may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. यानी कि plasmodesmata का फंक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, ठीक है। एंड जो मिडल लैमेला है, ठीक है, जो मिनरल लैमेलाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड इट होल्ड्स और ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हमने क्या क्या बात कर ली। हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की एंड हमने बात की सेल वॉल की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, लेट्स टेक पिंक दिस टाइम। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated, ठीक है। यानी कि वो organelles जिनके functions जो है वो coordinated है तो उनको एक साथ क्या बोला जाता है,
They are together referred to as endomembrane system. The endomembrane system include, now this is very very important, the endomembrane system, it includes endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated, these are not considered a part of endomembrane system. ठीक है, now this is very very important. ठीक है, चलो अब हमें पता चल गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स एंड लाइजोसोम्स. ठीक है, चल इसको हम लोग ना एक काम करेंगे, छोटे में ईएमएस से रेफर करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला गया. ठीक है, बेसिकली अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम, ठीक है, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाता है. Hence, ER divides the intracellular space into two distinct components. ठीक है, that is luminal and extraluminal compartments. ठीक है, luminal का मतलब क्या होगा, luminal का मतलब होगा inside the ER, extraluminal का मतलब क्या होगा, बेसिकली साइटोप्लाज्म की बात हो रही है. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की बात, कंपार्टमेंट्स की बात हो रही है. ठीक है, ER often shows ribosomes attached to their outer सरफेस. ठीक है, यानी कि ईआर के ऊपर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाएगा. अब ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ प्रेजेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको रेफर किया जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, ओके. क्या होगा बेसिकली, जब राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाएगा. जब राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाएगा. RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. क्योंकि देखो यार, जो राइबोसोम्स थे, they are the site of protein synthesis. तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस अगर रिक्वायर्ड है तो वहां पर आरईआर प्रेजेंट होगा ना. ठीक है, सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स which are involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड. ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द साइट फॉर lipid synthesis. ठीक है, in animal cells lipid like steroidal hormones are synthesized in SCR or the smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, यानी कि लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन SCR. ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, इसको ध्यान से देखो. यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. आपको यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट दिख रहे हैं, सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, ये देखो. ओके, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब हम लोग देखेंगे गोल्जी अपैरेटस को, कैमिलियो गोल्जी. ओके, यस. In 1898 he first observed densely strained reticular structures near the nucleus. ठीक है, उनको क्या बोला गया, गोल्जी apparatus बोला गया. किसकी रिस्पेक्ट में बोला गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने उसको पहले ऑब्जर्व किया था. अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं. लेट्स टेक पर्पल दिस टाइम. ठीक है, these are later named Golgi bodies after him. They consist of
Many flat, okay, many flat disc shaped sacs or cisternae of 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं ना, आई नो देर इज सम प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप, ठीक है। सो ये जो आपको डिस्क शेप्ड सैक्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, बेसिकली सिस्टर्नी बोला जाता है, ठीक है। इन्हें डिस्क शेप्ड सैक्स को सिस्टर्नी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, देखो आप, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, okay. Varied number of cisternae are present in a Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis, ठीक है, और the forming phase and concave trans or the maturing phase, ठीक है। यानी कि जो ट्रांस फेस है दैट इज द मेच्योरिंग फेस, एंड जो सिस फेस है, ठीक है, इट इज द फॉर्मिंग फेस, ठीक है, इट इज द फॉर्मिंग फेस, जस्ट अ मिनट, ओके। cis and trans faces of the organelle are entirely different but they are interconnected, ठीक है। जो cis फेस होता है और जो ट्रांस फेस होता है ना, दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, ओके। Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets और secreted outside the cell, ठीक है। यानी कि पैकेजिंग जो है, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल का जो काम है वो कौन करता है, बेसिकली गोल्जी apparatus करता है, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। फिर चाहे उनको क्या करना हो, बेसिकली आउटसाइड द सेल डिलीवर करना हो या फिर इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स का क्या मतलब है, इंट्रासेल्यूलर, अरे यार, इंट्रा सेल्यूलर का क्या मतलब है, विद इन द सेल, ठीक है, ओके, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर का क्या मतलब होगा, इंट्रासेल्यूलर का मतलब होगा विद इन द सेल, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स from the ER fuse with the cis face of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase, ठीक है। यानी कि फॉर्मिंग फेज से मेच्योरिंग फेज की तरफ जाएंगे वो मटेरियल जिनको वेसिकल्स की फॉर्म में या वेसिकल्स की फॉर्म में क्या करना है, पैक करना है, वो क्या करेंगे, बेसिकली सिस फेज के साथ में फ्यूज करेंगे एंड ट्रांस फेज की तरफ मूव करेंगे। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. Number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified by the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the trans phase, ठीक है। यानी कि क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो सिस्टर्नी के अंदर ही मॉडिफाई होते हैं, इससे पहले वो ट्रांसफेज के थ्रू रिलीज हो। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइज फॉर द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ glycoproteins and glycolipids. Now this is very very important, this is something you need to remember, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन का जो इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज गोल्गी apparatus, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइजोसोम्स को, ठीक है। मुझे राइबोसोम्स को बोलने में राइजोसोम्स आ रहा होता है कई बार, या लाइजोसोम्स को बोलने में लाइबोसोम्स। अच्छा, लाइजोसोम्स को हमने देखना है आप। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus, यानी कि ये कब फॉर्म हो रहे हैं, बेसिकली दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in all types of hydrolytic enzymes, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं इनके अंदर, दे आर वेरी रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब उसमें सभी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो सकते हैं, हाइड्रोलेसिस भी हो सकता है। हाइड्रोलेसिस में कौन आएगा, लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेजेस, optimally active at the acidic pH. These are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid.
यहाँ पर देखो लाइपेजेस जो होंगे, प्रोटीएजेस जो होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे, ठीक है, क्या होते हैं बेसिकली, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेसिकली, लाइजोसोम्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। It is the membrane bound space which is found in cytoplasm. It contains water, sap, excretory products and other materials not useful for the cell. ठीक है। It is bound by a single membrane called tonoplast. Now this is very very important. ठीक है, this is very very important. इतना पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, लेट मी ट्राई। वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। यहाँ पे देखा था आपने कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट था। ओके, हाँ देखो कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है वैक्यूल, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप जरा, पहले उसको देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो, हाँ, ठीक है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द vacuole. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. ठीक है, यानी कि जो टोनोप्लास्ट होता है वो क्या करता है बेसिकली, वेक्यूल के अंदर बहुत सारे आयंस और डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ओके, इसलिए क्या होता है बेसिकली, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वैक्यूल में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in food protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. Now, this is very very important. ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके बारे में अपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। एंड प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, फूड वैक्यूल्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की भी बात कर ली, सेल वॉल की भी बात कर ली एंड हमने सेल मेम्ब्रेन की भी बात कर ली। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन कलर लेके देखे कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियल, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि आप इनको इजिली विजुलाइज नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed, ठीक है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप, ठीक है, यानी कि या तो सॉसेज शेप के होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे। ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज कितना है 0.5, एंड लेंथ कितनी होगी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अब ईच माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ डबल membrane bound structure with outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. The outer compartment
एंड द इनर कंपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है एंड वहां पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनका जो ल्यूमेन है वो क्या है बेसिकली, वो दो डिफरेंट एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, बेसिकली क्या है वो, एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर दो एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर वो डिवाइडेड है, ठीक है। एक जो है दैट इज आउटर कंपार्टमेंट, एक जो है दैट इज इनर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. Outer membrane forms a continuous limiting body of the organelle. Okay. Inner membrane forms a number of enfolding called cristae. ये जो क्रिस्टे है ये कहाँ पे मिलता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सो इट इज फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ओके जस्ट अ मिनट। ओके हाँ, सो जो क्रिस्टे होते हैं they are found in the inner mitochondrial membrane। आई गेस वीडियो लैग हो रही है। ओके नाउ आई गेस इट इज ओके, यस, ठीक है। द क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जैसे विल्लाई सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ये भी क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद देयर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोवाइड सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ सेल, ठीक है। The matrix also possess single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosomes, 70s ribosomes present होंगे, and the components required for the synthesis of protein, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया it divides by fission, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में सिंगल सेल्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइबोसोम्स उनके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये डायग्राम और देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्लास टेट से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने बेसिकली अच्छा पहले पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। प्लास्टिड्स की बात करनी है, राइबोसोम्स की बात करनी है, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ओके, हाँ, एंड माइक्रो बॉडीज की लास्ट हमने बात करनी है, ठीक है। सो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हाँ, अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बार जस्ट अ मिनट यार, ये मेरा लैपटॉप बहुत होने लग गया, बहुत हैंग होने लग गया, आई हैव टू डू समथिंग। ओके, यस, चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। आपको एलएस दिखाया हुआ है, एलएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया हुआ है, ठीक है। आपको आउटर मेम्ब्रेन देखने मिल रही है, इनर मेम्ब्रेन देखने मिल रही है। दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज द मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। एंड क्रिस्टी प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं बेसिकली, दे इंक्रीज, देखो कितना हैंग हो रहा है, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्लास्टिड से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ लिया, एंड हमने सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ लिया, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई डोंट थिंक कि आज लोड हो जाएगा पूरा, अच्छा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब
चैनल। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जो है बेसिकली डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्लीज प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो वी विल मीट यू विद अनदर पार्ट और द लास्ट पार्ट of this particular chapter. Till then, keep learning.